नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, सैयद और लोदी वंश। इस चैप्टर में हम जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और वे सभी तथ्य जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट आपसे मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा, मतलब दिल्ली सल्तनत में एक छोटा लेकिन बहुत ही दिलचस्प दौर। हाँ, दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये तुगलक वंश के पतन और लोदी वंश के उदय के ठीक बीच में आता है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है खिज्र खां से, जो इस वंश का संस्थापक था और शायद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी। तो ये सैयद वंश, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी? ये खुद को क्या मानते थे? उनका दावा था कि वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या? यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। अच्छा, ये तो वाकई एक जरूरी पॉइंट है, पर सवाल ये है कि ये सत्ता में आए कैसे, इनकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो इसकी कहानी जुड़ी है 1398 के तैमूर के आक्रमण से। ओके। जब तैमूर ने भारत पर हमला किया था तो उसने दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और उस वक्त खिज्र खां ने क्या किया? खिज्र खां ने तैमूर की मदद की थी। ओके। तो जब तैमूर यहाँ से वापस जा रहा था तो वो खिज्र खां की मदद से खुश था और उसने इनाम के तौर पर खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो दिल्ली की गद्दी कैसे मिली? बस वहीं से रास्ता बना। खिज्र खां ने अपनी ताकत बढ़ाई और 1414 में उसने दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। तो क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठकर उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, एक नए वंश की शुरुआत की तरह? नहीं, और यही तो सबसे अनोखी बात है। उसने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं ली। तो फिर क्या कहा? उसने खुद को रैयत आला कहा। रैयत आला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था तैमूर का मातहत, या कह सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा अधीनस्थ। वो दिखाना चाहता था कि वो दिल्ली का असली शासक नहीं है, बल्कि तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, मतलब उसने अपनी वफादारी तैमूर के प्रति बनाए रखी। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उसने सिक्कों पर भी तुगलक शासकों का नाम तक नहीं हटाया। और जब नए सिक्के जारी किए तो उन पर तैमूर और उसके बेटे शाहरुख मिर्जा का नाम अंकित करवाया। वो पूरी तरह से शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करता रहा। तो ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। हाँ, और फिर 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। तो खिज्र खां के बाद कौन आया? खिज्र खां के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा मुबारक शाह। तो क्या मुबारक शाह ने भी अपने पिता की तरह सुल्तान की उपाधि नहीं ली? वो भी रैयत आला ही बना रहा? नहीं, यहाँ पर कहानी बदल जाती है। उसने अपने पिता से एकदम अलग नीति अपनाई। कैसे? गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। अच्छा, मतलब उसने तैमूर के वंशजों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। हाँ, पूरी तरह से। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। और उन सिक्कों पर से तैमूर और तुगलकों का नाम हटवा दिया होगा? बिल्कुल। उसने सारे पुराने नाम हटवा दिए और सिक्कों पर अपना नाम मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह खुदवाया। ये एक तरह से दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता का ऐलान था। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। जी। उसने एक और महत्वपूर्ण काम किया। 1433 में उसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर बसाया। और जहां तक मुझे याद है उसके दरबार में एक मशहूर इतिहासकार भी थे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। उनके दरबार में याहिया बिन अहमद सिरहिंदी रहते थे, जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है। उसी से हमें इस दौर की ज्यादातर जानकारी मिलती है। एकदम सही। लेकिन मुबारक शाह का अंत बहुत दुखद हुआ। 19 फरवरी 1434 को सिद्धपाल नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। तो मुबारक शाह के बाद क्या हुआ? क्या उनका कोई बेटा था? नहीं, मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके भतीजे को गद्दी पर बिठाया गया। भतीजा मतलब उनके भाई का बेटा? हाँ, उनके भाई फरीद खां का बेटा, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह कैसा शासक था? ज्यादातर स्रोत उसे एक अयोग्य शासक ही मानते हैं। वो नाम का सुल्तान था। अगर शासक अयोग्य था तो फिर वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? मतलब असल में सरकार कौन चला रहा था? वास्तविक शक्ति थी उसके वजीर सरवरुल मुल्क के पास, जिसे मोहम्मद शाह ने खुद ही नियुक्त किया था। मतलब सल्तनत एक बार फिर से कमजोर हो गई थी। बहुत ज्यादा।
और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ओ, तो क्या दिल्ली हार गई? हारने ही वाली थी, लेकिन तभी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। किसकी? सरहिंद यानी पंजाब के अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी की। अच्छा, लोदी वंश वाला बहलोल लोदी। वही बहलोल लोदी ने सही समय पर अपनी सेना भेजकर दिल्ली को बचा लिया। तो जाहिर है मोहम्मद शाह इस बात से बहुत खुश हुआ होगा। बहुत ज्यादा। सुल्तान ने बहलोल लोदी का बहुत सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। पुत्र? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे खान-ए-खाना की उपाधि से भी सम्मानित किया। ये तो एक तरह से लोदी वंश के उदय की नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल। मोहम्मद शाह ने अनजाने में ही अपने वंश के अंत की शुरुआत कर दी थी। खैर, 1443 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा और वो इस वंश का अंतिम शासक था। तो इस वंश का अंत कैसे हुआ? क्या बहलोल लोदी ने कोई युद्ध किया था? नहीं, और यही इस वंश की सबसे अजीब बात है। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो फिर हुआ ये कि 1447 में सुल्तान आलम शाह बदायूं गया। ठीक है, किसी काम से गया होगा। हाँ, लेकिन उसे बदायूं इतना पसंद आ गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो अब दिल्ली वापस ही नहीं जाएगा। क्या मतलब, एक सुल्तान ने अपनी राजधानी ही छोड़ दी? हाँ, वो दिल्ली के बजाय वहीं स्थायी रूप से बस गया। उसने एक तरह से सल्तनत को त्याग ही दिया। ये तो बहुत ही अजीब है। तो दिल्ली में जो सत्ता का खालीपन आया, उसका क्या हुआ? उसका फायदा उठाया बहलोल लोदी ने, जो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। तो उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? जी। अप्रैल 1451 में बहलोल लोदी का राज्याभिषेक हुआ और उसने दिल्ली सल्तनत में पहले अफगान वंश यानी लोदी वंश की नींव डाली। और उस अंतिम सैयद शासक आलम शाह का क्या हुआ? आलम शाह को किसी ने परेशान नहीं किया। वो 1476 में अपनी मृत्यु तक आराम से बदायूं में ही रहा। मतलब बिना किसी लड़ाई के एक वंश खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया। एकदम शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला आखिरी राजवंश लोदी वंश ही था, है ना? जी, बिल्कुल सही। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। और इसकी सबसे खास बात क्या थी? मतलब इसे दूसरों से अलग क्या बनाता था? इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। इसकी नींव बहलोल लोदी ने रखी थी। अच्छा, पहला अफगान वंश। हाँ, और इस वंश में कुल 3 ही महत्वपूर्ण शासक हुए, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और आखिर में इब्राहिम लोदी। तो शुरुआत संस्थापक से ही करते हैं। ये बहलोल लोदी कौन था और उसने शासन कैसे शुरू किया? सुल्तान बनने से पहले बहलोल लोदी सरहिंद का सूबेदार था। वो लोदियों की शाहो खेल नाम के एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति से था। और उसने आते ही तुर्की शासन पद्धति को बदल दिया। उसकी जगह उसने कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया। कबीलाई शासन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो खुद को सरदारों से ऊपर नहीं बल्कि उनके बराबर समझता था, बराबर वालों में पहला। ये तो सुनने में बहुत अलग लगता है। तो उसकी सबसे बड़ी सैन्य सफलता क्या मानी जाती है? उसकी सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर पर विजय। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अच्छा। उसने जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को सल्तनत में मिला लिया और फिर अपने बेटे बारबक लोधी को वहां का शासक बना दिया। और उसने अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ किया था, जैसे कोई सिक्का वगैरह चलाया? हाँ, उसने बहलोल नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था और वो सिक्का इतना चला कि अकबर के समय से पहले तक उत्तरी भारत में लेन देन का मुख्य साधन वही बना रहा। मैंने सुना है कि वो बहुत विनम्र शासक था। मतलब ये जो बराबर समझने वाली बात है, क्या ये सच में थी? ये बहुत दिलचस्प बात है। तारीख़े दाऊदी के लेखक हैं अब्दुल्ला। वो लिखते हैं कि बहलोल लोधी कभी सिंहासन पर बैठता ही नहीं था। सच में? हाँ, वो अपने सरदारों के साथ एक गलीचे पर बैठता था और तो और वो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था, जो उनके प्रति उसके सम्मान को दिखाता है। वाह, ये तो सच में एक अलग तरह का सुल्तान था। अच्छा, उसका अंतिम अभियान और मृत्यु कैसे हुई? उसका अंतिम अभियान था 1486-87 में ग्वालियर के शासक रायकरण के खिलाफ। और ग्वालियर से दिल्ली लौटते समय लू लगने से वो बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 में मिलावली, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उसका बेटा? हाँ, बहलोल लोदी के बाद उसका तीसरा बेटा निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना। सिकंदर लोदी, इसे तो इस वंश का सबसे महान शासक कहते हैं, है ना? बिल्कुल। उसे इस वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक माना जाता है। और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि उसकी माँ एक हिंदू थी। अच्छा,
तो उसके शासन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो थी 1504 में आगरा शहर की स्थापना। आगरा? वो तो पहले से नहीं था। नहीं, उसने ही उसकी नींव रखी और फिर 1506 में उसे अपनी राजधानी भी बना लिया। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इसके अलावा उसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई। और उसने समाज में क्या सुधार किए? उसने मुसलमानों में प्रचलित कुछ कुप्रथाओं को बंद करवाया, जैसे मुहर्रम में ताजिया निकालना। साथ ही महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने से भी मना किया। लेकिन एक मिनट, क्या वो हिंदुओं के प्रति थोड़ा असहिष्णु नहीं था? हाँ, ये उसके शासन का दूसरा पहलू है जो काफी विवादास्पद है। उसने यमुना में हिंदुओं के स्नान और बाल मुंडवाने पर रोक लगा दी थी। और वो मंदिर वाली घटना? हाँ, उसने नगरकोट, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए थे। ये तो काफी कट्टरता दिखाता है, पर क्या वो कला और साहित्य का भी शौकीन था? मैंने ऐसा पढ़ा है। बिल्कुल, वो फारसी का बहुत अच्छा जानकार था और गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। गुलरुखी? जी, और उसके समय में आयुर्वेद के एक बड़े ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसे फरंगे सिकंदरी नाम दिया गया। भूमि मापने के लिए भी उसने कुछ शुरू किया था शायद? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। इसकी लंबाई लगभग 30 से 33 इंच मानी जाती है। उसका एक प्रसिद्ध कथन भी था, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। ये उसकी निरंकुश सत्ता को दिखाता है। मतलब अपने पिता से एकदम उल्टा। बिल्कुल। और 1517 में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। और अब आते हैं इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पर। हाँ, सिकंदर लोदी के बाद उसका बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी 1517 में गद्दी पर बैठा। उसने भी कुछ विजय हासिल की। उसने 1518 में ग्वालियर को सल्तनत में मिलाया, लेकिन उसी साल वो एक बड़ी लड़ाई हार गया। कौन सी? खतौली का युद्ध। इसमें वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा से हार गया। तो उसके पतन का मुख्य कारण क्या था? इतनी जल्दी उसका शासन खत्म कैसे हो गया? उसका अपना व्यवहार। वो बहुत उदंड था और उसने शक्तिशाली सरदारों का दमन करना शुरू कर दिया। मतलब जिन सरदारों पर उसके दादा भरोसा करते थे। हाँ, उन्हीं सरदारों को उसने इतना नाराज कर दिया कि वे उसके खिलाफ हो गए और वो बहुत अलोकप्रिय हो गया। और इसी वजह से बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता मिला। ठीक यही हुआ। लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खां लोदी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए बुला लिया। मतलब घर के भेदी ने ही लंका ढाई, आप कह सकती हैं। और फिर हुआ पानीपत का पहला युद्ध। हाँ, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना हार गई और वो मारा गया। हाँ, और वो युद्ध के मैदान में ही मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि वो मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। अच्छा, एकमात्र? जी हाँ। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी मृत्यु के साथ ही लोधी वंश और 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बिल्कुल। अगर हम पूरे सल्तनत काल के प्रशासन को देखें तो कुछ प्रमुख विभाग कौन कौन से थे? इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में जाहिर है सुल्तान होता था। सुल्तान बेशक सबसे ऊपर था, लेकिन वो एक सीईओ की तरह था जिसके नीचे अलग अलग विभागों के प्रमुख काम करते थे। तो सुल्तान के ठीक नीचे कौन था? कोई डिप्टी या ऐसा कुछ? हाँ, एक पद था नायब का। उसे हम सुल्तान का डिप्टी कह सकते हैं, लेकिन वो एक औपचारिक पद ज्यादा था। असली शक्ति यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल था वो वजीर के हाथ में होता था। वजीर? जी, वजीर को आप काज के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का मतलब मिला जुला रूप समझ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सल्तनत के तिजोरी, अफसरों की नियुक्ति, लगान, ये सब कुछ वजीर की निगरानी में होता था? सब कुछ। तो मतलब सुल्तान विजन तय करता था और वजीर उसे हकीकत में बदलता था। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई है ना? हाँ। पर क्या ये सारे फैसले बस वजीर ही लेता था? आज की तरह अलग अलग मंत्रालय नहीं थे क्या, जैसे विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? हाँ, व्यवस्था काफी हद तक वैसी ही थी।
और बहुत संगठित थी। मिसाल के तौर पर विदेश मामलों के लिए एक पूरा विभाग था जिसे दीवाने रसालत कहते थे। दीवाने रसालत? जी, इसका काम था पड़ोसी राज्यों से रिश्ते बनाए रखना, राजदूतों को भेजना, उनका स्वागत करना। ये सल्तनत का चेहरा था एक तरह से पूरी दुनिया के लिए। और धर्म? उस दौर में तो समाज और सियासत में धर्म का बहुत बड़ा रोल था। निश्चित रूप से उसको संभालने के लिए भी एक खास विभाग था। धर्म और दान पुण्य से जुड़े मामलों को देखने के लिए सद्र उस सुदूर विभाग था। इसका काम ये पक्का करना था कि इस्लामी कानूनों का पालन हो, मस्जिदों मदरसों को सरकारी मदद मिले और जो विद्वान या जरूरतमंद लोग हैं उन तक सहायता पहुंचे। सुल्तान के जो हुकुम होते थे, जो फरमान जारी होते थे, उन्हें लिखने और सब तक पहुंचाने का काम कौन करता था? कोई सचिवालय जैसा कुछ? उसके लिए था दीवाने ईशा। ये शाही सचिवालय था। दीवाने ईशा? जी, सुल्तान के सारे फरमान यहीं तैयार होते थे, उन पर मोहर लगती थी और फिर उन्हें पूरे साम्राज्य में भेजा जाता था। ये विभाग सुल्तान की आवाज था। और सबसे जरूरी चीज, सेना। किसी भी सल्तनत की ताकत तो उसकी फौजी होती है। उसका मैनेजमेंट कैसे होता था? सेना के लिए दीवाने अर्ज नाम का विभाग था। अच्छा, रक्षा मंत्रालय जैसा? हाँ बिल्कुल, इसे हम रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं। और इसका जिम्मा बहुत बड़ा था। सैनिकों की भर्ती करना, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, यहाँ तक कि हर सैनिक का हुलिया कैसा है और उसके घोड़े पर क्या निशान है, ये भी दर्ज किया जाता था। एक मिनट, सैनिकों का हुलिया भी दर्ज होता था? ये तो आज के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जैसा लग रहा है। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। ये उस जमाने की एंटी फ्रॉड टेक्नोलॉजी थी। अच्छा। हाँ, इससे ये सुनिश्चित किया जाता था कि सेनापति जाले सैनिक दिखाकर सरकार से ज्यादा पैसा न ले सकें। ये दिखाता है कि सल्तनत को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी भ्रष्टाचार से भी लड़ना था। कमाल है। तो दीवाने अर्ज का काम सिर्फ भर्ती करना नहीं, बल्कि सेना को लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रखना, हथियारों का इंतजाम करना और उनकी तनख्वाह वक्त पर देना भी था। और आखिर में न्याय और खजाना, इनके बिना तो कोई सरकार चल ही नहीं सकती। बिल्कुल। न्याय व्यवस्था का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। सुल्तान के बाद वो सल्तनत का सबसे बड़ा जज था। काजी उल कुजात? जी। और शाही खजाने की देखभाल के लिए खजीन यानी कोषाध्यक्ष होता था। उसकी इजाजत के बिना खजाने से एक सिक्का भी बाहर नहीं जा सकता था। तो ये पूरी एक टीम थी जो मिलकर सल्तनत की गाड़ी को खींच रही थी। बिल्कुल। तो ये तो हुई कागजी व्यवस्था, वो लोग जिनके पद और काम तय थे। लेकिन हम जानते हैं कि सत्ता सिर्फ दफ्तरों में नहीं चलती। पर्दे के पीछे असली ताकत किसके हाथ में थी? दरबार के वो कौन से गुट थे जो सुल्तान को बना या बिगाड़ सकते थे? यहां पर अमीर वर्ग का नाम आता है। हाँ, अमीर सल्तनत की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। ये तुर्क या अफगान मूल के शक्तिशाली सरदार होते थे जिनके पास अपनी जमीनें, जागीरें और छोटी मोटी फौजें होती थीं। तो इनका प्रभाव हमेशा एक जैसा रहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुल्तान और अमीरों का रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहा। ये एक तरह से शक्ति संतुलन का खेल था। अच्छा। अगर सुल्तान ताकतवर है तो अमीर काबू में रहते थे, और अगर सुल्तान कमजोर है तो अमीर हावी हो जाते थे और सल्तनत को अपनी कठपुतली बना लेते थे। मतलब सुल्तान और अमीरों के बीच एक तरह की खींचतान हमेशा चलती रहती थी। क्या कोई ऐसा दौर आया जब सुल्तान इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अमीरों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया हो? हाँ, इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा। दोनों जानते थे कि जब तक अमीरों की ताकत नहीं टूटेगी उनकी सल्तनत स्थिर नहीं हो सकती, और उन्होंने कमाल के तरीके अपनाए। उन्होंने एक मजबूत जासूसी नेटवर्क बनाया जो अमीरों की हर हरकत पर नजर रखता था। जासूसी नेटवर्क? हाँ, उन्होंने अमीरों की आपस में होने वाली दावतों और यहाँ तक कि शादियों पर भी पाबंदी लगा दी। शादियों पर पाबंदी? ये तो बहुत अजीब है। ऐसा क्यों? क्योंकि शादियों से राजनीतिक गठबंधन बनते थे। अच्छा, हाँ सही है। दो शक्तिशाली अमीर अगर रिश्तेदार बन गए तो वो मिलकर सुल्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते थे। बलबन और खिलजी ने इसी जड़ पर हमला किया। उन्होंने अमीरों को अलग थलग कर दिया, उनकी जागीरें छीनकर उन्हें तनख्वाह पर रख लिया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनके दौर में अमीरों की कमर टूट गई और वो सुल्तान के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन ये दबदबा हमेशा तो नहीं रहा होगा। नहीं रहा। जैसे ही केंद्र में सत्ता कमजोर पड़ी होगी, अमीरों ने फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, और उन्होंने की भी। अमीरों की ताकत अपने चरम पर पहुंची लोदी वंश के समय। लोदी वंश के समय में? हाँ,
लोदी सुल्तान खुद को अफगान सरदारों में बराबर वालों में पहला मानते थे, शासक नहीं। इसलिए उन्होंने अमीरों को बहुत ज्यादा आजादी और ताकत दे दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोदी काल में ये अमीर अपने अपने इलाकों में छोटे मोटे सुल्तान बन बैठे थे, और यही चीज बाद में लोदी सल्तनत के पतन का एक बड़ा कारण बनी। अमीरों के अलावा एक और ताकतवर गुट का जिक्र होता है, उलेमा का। हाँ, ये धर्म और ज्ञान से जुड़े लोग थे। इनका क्या असर था? उलेमा यानी इस्लामी कानून के विद्वान, उनका प्रभाव बहुत गहरा था, खासकर न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में। वो सुल्तान को सलाह देते थे कि शरीयत के हिसाब से राज कैसे चलाया जाए। तो क्या सुल्तान उनकी बात मानते थे? ज्यादातर सुल्तान मानते थे, क्योंकि उलेमा के समर्थन से उन्हें जनता के बीच वैधता मिलती थी। लेकिन कुछ सुल्तान ऐसे भी थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो सियासत में धर्म का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी? बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक काजी से साफ कह दिया था, मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या जायज है और क्या नाजायज, मैं वही करता हूं जो मुझे अपनी रियासत के लिए अच्छा लगता है। ये तो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि सल्तनत में हमेशा धर्म और राजनीति के बीच एक तनाव बना रहता था। तो इन सभी मंत्रियों, अमीरों और उलेमा की बैठकों के लिए कोई खास जगह या नाम था, जैसे आज कैबिनेट मीटिंग होती है? हाँ, एक तरह की कैबिनेट थी जिसे मजलिस-ए खलबत कहा जाता था। मजलिस-ए खलबत? जी, खलबत का मतलब होता है गुप्त सलाह मशवरा। ये सुल्तान के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों की मीटिंग होती थी। और ये मीटिंग होती कहाँ थी? ये मीटिंग जिस खास कमरे में होती थी उसे मजलिस-ए खास कहते थे। सल्तनत के सबसे बड़े और गुप्त फैसले इन्हीं दीवारों के पीछे लिए जाते थे। अब अगला चैप्टर देखते हैं, विभिन्न शासकों के समय के प्रमुख वजीर। चलिए अब उस एक पद पर वापस आते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वजीर। ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी की धुरी था। इतिहास में कुछ ऐसे सुल्तान वजीर की जोड़ियों के उदाहरण जरूर होंगे जिन्होंने मिलकर सल्तनत की किस्मत लिखी। हाँ, ऐसी कई जोड़ियां हैं जो दिखाती हैं कि एक काबिल वजीर एक कामयाब सुल्तान के लिए कितना जरूरी था। गुलाम वंश में इल्तुतमिश के वजीर थे जुनैदी। उन्होंने ही सल्तनत के शुरुआती प्रशासनिक ढांचे को खड़ा किया था। अच्छा। फिर बलबन के वजीर ख्वाजा हसन बशरी थे। रजिया सुल्तान ने भी मुहज्जब-उद-दीन को अपना वजीर बनाया था, जो उस मुश्किल दौर में उनके सबसे बड़े सहारे में से एक थे, जब सारे तुर्क अमीर उनके खिलाफ थे। और खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी जैसा दबदबे वाला सुल्तान, उसका वजीर कैसा था? अलाउद्दीन का मामला बहुत दिलचस्प है। उसके शुरुआती वजीर नुसरत खां थे, लेकिन बाद में ये पद उसके सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर को मिला। मलिक काफूर को? हाँ, मलिक काफूर एक वजीर से कहीं ज्यादा था। वो सुल्तान की परछाई था जिसके पास असीमित अधिकार थे। तो इससे क्या पता चलता है? ये दिखाता है कि अलाउद्दीन के लिए वजीर के पद पर काबिलियत से ज्यादा वफादारी मायने रखती थी। और खिलजियों के बाद आए तुगलक, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक। उनके जो अजीबोगरीब फैसले थे, क्या उनके पीछे उनके वजीर का भी हाथ था? मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ख्वाजा जहां थे, जिन्हें सुल्तान पर पूरा भरोसा था। लेकिन तुगलक वंश का शायद सबसे प्रभावशाली वजीर फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ खाने जहां मकबूल। खाने जहां मकबूल? जी, इनकी कहानी तो कमाल की है। क्या खास था उनमें? मकबूल असल में एक तेलुगु ब्राह्मण थे जिनका नाम कट्टू था। अच्छा? हाँ, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपनी योग्यता के दम पर वो सल्तनत के सबसे ऊंचे पद यानी वजीर के पद तक पहुंचे। फिरोज शाह तुगलक उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। जब भी फिरोज शाह दिल्ली से बाहर जाते, मकबूल ही पूरी सल्तनत संभालते थे। उनका कार्यकाल करीब 18 साल का रहा, जो सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे और सफल कार्यकालों में से एक माना जाता है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ये दिखाता है कि उस दौर में कट्टरता के साथ साथ योग्यता की भी जगह थी। बिल्कुल। और आखिर में लोधी वंश का कोई बड़ा वजीर? लोधी वंश में सिकंदर लोधी के वजीर मियां भुआ बहुत प्रसिद्ध हुए। वो भी एक बहुत काबिल प्रशासक माने जाते थे। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ होती है, सुल्तान का विजन और वजीर का मैनेजमेंट, इन दोनों के तालमेल पर ही सल्तनत की तकदीर टिकी थी। तो एक अच्छा वजीर सल्तनत को बुलंदियों पर ले जा सकता था, और एक गलत या कमजोर वजीर पूरे साम्राज्य को डुबो सकता था। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि सल्तनत की सैन्य व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बात नहीं थी।
मतलब यह एक बहुत ही संगठित प्रणाली थी जहां सेना को 10, 100 और 1000 की इकाइयों में बांटा गया था। अच्छा, इसी वजह से उनकी सेना इतनी प्रभावशाली थी, कमान देना बहुत आसान हो जाता था। इस व्यवस्था में कुछ खास पद भी थे, जैसे 10 घुड़सवारों के ऊपर एक सरेखेल होता था। हाँ, और ये क्रम मतलब आगे बढ़ता जाता था। 10 सरीखेल के ऊपर एक सिपाह सालार, यानी 100 घुड़सवारों का लीडर। सही। फिर 10 सिपाह सालार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीर के ऊपर एक मालिक और 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। तो ये एक पिरामिड की तरह था जिसके शीर्ष पर खान होता था। बिल्कुल, एक बहुत ही स्पष्ट हायरार्की। सुल्तानों ने इस व्यवस्था को और भी विकसित किया। सुनने में आता है कि बलबन ने तो एक अलग सैन्य विभाग ही बना दिया था। हाँ, और वो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया वो तो खेल बदलने वाला था। उसने एक स्थायी सेना का गठन किया जिसे खास खेल कहा जाता था। खास खेल, जी, ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब सुल्तान के पास एक समर्पित पेशेवर सेना थी जो हमेशा तैयार रहती थी। उसे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। और उस दौर की तकनीक भी हैरान करने वाली है। मैंने पढ़ा है कि बारूद से गोले फेंकने वाली मशीनों को मंगलिप और अरताद कहा जाता था। हाँ, ये दिखाता है कि वो सैन्य प्रौद्योगिकी में भी कितने आगे थे। तो ये उनकी जीत में एक महत्वपूर्ण कारक रहा होगा। निश्चित रूप से। अर्थव्यवस्था एवं कर प्रणाली, तो इतनी बड़ी सेना, नई तकनीक, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। सल्तनत में राजस्व आमतौर पर उपज का 15 हिस्सा होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ाकर 12 कर दिया था। आधा। सोचिए ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी थी। और इसका सीधा संबंध हमारी पिछली बात से है। अपनी विशाल स्थायी सेना को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा धन की जरूरत थी। उसने कर वसूलने के लिए मसाहत नाम की एक प्रणाली भी शुरू की। ये क्या थी? मसाहत मतलब भूमि को मापकर उसके आधार पर कर तय करना। अच्छा। यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए थी कि राज्य को उसका उचित हिस्सा मिले, कोई अंदाजे पर काम नहीं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख करों की। 4 मुख्य प्रकार के कर थे, है ना? जी। पहला जजिया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। हाँ। और दूसरा था ज़कात, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो उनकी आय का 2.5% होता था। इसे सदका भी कहते थे। सही। बिल्कुल। एक और दिलचस्प कर था खुम्स। जी। ये युद्ध में लूटे गए धन पर लगता था, जिसे गनीमा कहते थे। हाँ, और यहाँ भी खिलजी ने एक बड़ा बदलाव किया। पारंपरिक रूप से लूट का 45% हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था और 15 सुल्तान को मिलता था। लेकिन उसने इसे पलट दिया। सुल्तान का हिस्सा 45 कर दिया, फिर से अपने शाही खजाने को भरने के लिए। कमाल है। और चौथा कर था खराज, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था और असल में यही सल्तनत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था। चलिए अब सल्तनत की वास्तुकला पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली इमारत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हाँ, और बेशक हम कुतुब मीनार को नहीं भूल सकते। उसे ऐबक ने शुरू जरूर किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। आज भी उसकी ऊंचाई 234 फीट है, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई शक नहीं। अन्य शासकों ने भी तो महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया। और अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा। हाँ, अलाई दरवाजा, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है और उससे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। मैंने पढ़ा है कि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। भारत में इस्लामी मकबरों के निर्माण की जो परंपरा है, उसकी शुरुआत का श्रेय उन्हीं को जाता है। और यही परंपरा बाद में मुगल वास्तुकला का एक अहम हिस्सा बनी। बिल्कुल, नींव वहीं रखी गई थी। संगीत व साहित्य। सल्तनत काल सिर्फ युद्ध और निर्माण का ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य का भी दौर था। फिरोज शाह तुगलक के समय में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। हाँ, और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब भारतीय संगीत की समझ को फारसी भाषी दुनिया तक पहुंचाया गया। इस दौर में कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी गईं, जैसे मिन्हाज-उस-सिराज की तबकात नासिरी। दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही लिखी थी। एक सुल्तान अपनी आत्मकथा खुद लिख रहा है? हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। इससे हमें उसके नजरिए का पता चलता है, बिना किसी दरबारी के हस्तक्षेप के। अंत में तूतीनामा का जिक्र करना जरूरी है, जिसे जिया नक्शवी ने लिखा था।
यह संस्कृत कहानियों का फारसी अनुवाद था। तूतीनामा दिखाता है कि कैसे भारतीय ज्ञान और कहानियों को सल्तनत के दरबार में अपनाया और सराहा जा रहा था। ये उस दौर के साहित्यिक संगम को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सैयद और लोदी वंश, सल्तनत कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला को विस्तार से समझा। तो अब आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न आपको कमेंट्स में बताना है कि सिकंदर लोदी ने 1504 में किस शहर की स्थापना की और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।